तो हम लोग अब लूसेंट शुरू करेंगे। लूसेंट में जो हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा था केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो अगला चैप्टर है अम्ल, भस्म और लवण, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे एक क्वेश्चन निश्चित ही आता है एग्जाम, किसी भी एग्जाम में। अम्ल, अम्ल वे यौगिक पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है, प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है, मतलब जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होता है, अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। H मतलब हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देता है। तो मतलब कोई भी पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, अम्ल मानेंगे। क्या बोलेंगे, और किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। यह प्रोफेसर किसने दिया था, तो आर्हेनियस ने दिया। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। और ये परिभाषा देने वाले कौन थे, आर्हेनियस दिए थे। किसने दिया था, आर्हेनियस। ब्रोंस्टेड और लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने में क्षमता रखता है, जो किसी दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता, मतलब दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। सुनिए, तो अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। किसके अनुसार, ब्रोंस्टेड और लोरी सिद्धांत। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस का सिद्धांत। ये पूछा जाता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो आर्हेनियस के सिद्धांत का अम्ल का परिभाषा हो गया। लेकिन अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, मतलब अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को क्या करता है, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। यह परिभाषा देने वाले थे ब्रोंस्टेड और लोरी सिद्धांत, ब्रोंस्टेड और लोरी सिद्धांत के अनुसार हुआ था। अब है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कौन सा, हम लोग वह यौगिक है जो इसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होता है। हम लोग वह यौगिक है जिसके अंदर एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अब निर्जन इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो कि अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते। निर्जन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन का रहता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये किसका था, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। ये परिभाषा किसका था, लुईस का था, मतलब लुईस का था। तो लुईस ने कहा कि अम्ल वह यौगिक है जो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। उसी को हम क्या कहेंगे, अम्ल। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो तीनों का डेफिनेशन एक बार फिर से हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। कौन देता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और लोरी और ब्रोंस्टेड का सिद्धांत क्या कहता था, लोरी और ब्रोंस्टेड का सिद्धांत कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह यौगिक है जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो ये लोरिस और ब्रोंस्टेड का सिद्धांत हो गया। और लुईस का सिद्धांत क्या कहता है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह यौगिक है जिसके अंदर एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, यानी एक जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। उसे ही हम लोग क्या मानेंगे, अम्ल कहेंगे। ये किसका सिद्धांत था, लुईस का सिद्धांत था। तो लुईस का सिद्धांत निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन से था, आर्हेनियस का संबंध हाइड्रोजन आयन से था, और दूसरे को प्रोटॉन प्रदान करने का क्षमता रखता था। प्रोटॉन का बात याद रखेगा तो ब्रोंस्टेड और लोरी का सिद्धांत था। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का जल विलयन जो होता है नीले निष्पक्ष पदार्थ को क्या करता है, लाल कर देता है। क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल का जल विलयन क्या करता है, नीला निष्पक्ष को क्या करता है, लाल करता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है। अम्लों का उपयोग, अम्ल का उपयोग खाना के काम में किया जाता है। जैसे खट्टे दूध में कौन सा, खट्टे दूध, खानों के बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाद्य उपयोग ऐसे जिसका कुछ खाद्य पदार्थों में भी अम्ल पाया जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, खाना के रूप में करते हैं। जैसे दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर अन्य पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो पूछा जाता है, गैस पूछा जाएगा तो CO2 सोडा वाटर अन्य पदार्थ में कौन सा गैस होता है, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अम्ल पूछेगा तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल की बात करेगा तो कौन सा, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है सोडा वाटर अन्य पेय पदार्थों में। अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में खट्टा टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में खट्टेपन का कारण क्या है, टार्ट्रिक अम्ल ही है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल, नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो
सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू नारंगी यानी खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल, खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टैटरिक अम्ल, अंगूर में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। इन सभी अम्लों का हम लोग खाना के रूप में उपयोग करते हैं, खाने के रूप में उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में टैट्रिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? टैट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर को क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए किसका अम्ल किया जाता है? टैट्रिक अम्ल का प्रयोग। और टैट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करता है। और अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो जीवाणु को क्या करता है? नष्ट कर देता है और भोजन की प्रकृति को क्षारीयता से अम्लता में प्रदान कर देता है, अम्लता प्रदान कर देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 1.5 लमसम, मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.5 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है? सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। और एक बार सोना को गलाने के लिए एक्वारेजिया जो बनाया जाता है उसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। उस सोना और चांदी के शुद्धिकरण में एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 3 भाग क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में 3:1 का मिश्रण होता है, 3:1 का मिश्रण होता है। लोहा पर जस्ता के पर चढ़ने से पहले लोहा को साफ करने में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम का उपयोग ही शीशा संचायक बैटरी में भी करते हैं। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम जानते करते हैं अभी सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक दोनों का मिश्रित रूप किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बा को हटाने, कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और फोटोग्राफी में भी इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए, दाग उस सब को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे तो साइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है कपड़ा से धब्बा हटाने में ऑक्जेलिक और साइट्रिक अम्ल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। और फोटोग्राफी भी इसका उपयोग करता है। कुछ अम्लों की प्रबलता क्रम दिया हुआ है, जो पूछा था कौन सा प्रबल, सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका पीएच 1.5 की लमसम होता है, मतलब समथिंग होता है। उसके बाद कौन होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और उसके बाद कार्बोनिक अम्ल CH3COO कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, जो सोडा वाटर और पेय पदार्थों में पाया जाता है। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक, उसके नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद कार्बोनिक अम्ल। कौन सा? कार्बोनिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक हुआ, सबसे कमजोर कौन हुआ? कार्बोनिक अम्ल हुआ। तो सबसे कमजोर है तभी हम लोग सोडा वाटर का उपयोग कर सकते हैं, पी सकते हैं। यदि ज़्यादा मजबूत रहता तो होते गड़बड़ करता, पेटे सब खराब कर, गला ही खराब हो जाता, गल जाता। तो प्रबल अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है भोजन पचाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी के रूप में किया जाता है। और जो लोहा जस्ता के परत पर चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रिक कहते हैं और कार्बोनिक अम्ल का उपयोग पेय पदार्थों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पेय पदार्थों में किया जाता है। अम्लराज, यह 3:1 के अनुपात में सौंध हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सौंध नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा मिश्रण होता है और सोना और प्लेटम को गलाने में समर्थ होता है। सोना मतलब किसी भी मिश्रण में सोना और प्लेटम को गलाया नहीं जा सकता, मात्र ये एक्वारेजिया ही है या अम्लराज ही है जो सोना और प्लेटम को भी गला देता है। तो इस मिश्रण का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होगा। तो इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं? अम्लराज या एक्वारेजिया बोला जाता है। इसमें सोना और प्लेटिनम को गलाया जाता है। तो प्लेटिनम में सोना जैसा ही गुण पाया जाता है। सोना के बाद दूसरा कोई पदार्थ है जिसको पत्थर रसों से बनाते हैं, महंगा तो प्लेटिनम।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। जिस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलता है? म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है, म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? म्यूरेटिक अम्ल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं? म्यूरेटिक अम्ल। तो म्यूरेटिक अम्ल किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक को कहा जाता है। और ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में करते हैं। HCl एक खनिज अम्ल है। HCl क्या है? एक खनिज अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का खनिज अम्ल। और हमारे शरीर में निर्माण होने वाला एकमात्र अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में कौन घुलनशील होता है? तो कौन किस में घुलनशील होता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में होता है। HF में कौन क्या होता है? घुलनशील होता है। कांच पे लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। कांच पर जो मतलब किसी भी चीज को उभारने के लिए, दिखाने के लिए या लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। और कांच इसमें क्या होता है? घुलनशील होता है। कांच इसमें क्या होता है? घुलनशील होता है। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। और H2S में नहीं पाया जाता है। H2S में नहीं पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में आता है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षक में भी किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और दवा बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अमाशय के ग्रंथों का कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसे हम खनिज अम्ल भी बोलते हैं। और इसे हम म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं। चींटी के काटने के त्वचा में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है? फॉर्मिक अम्ल प्रवेश करता है। कौन सा अम्ल करता है? फॉर्मिक अम्ल प्रवेश करता है। इसी अम्ल के कारण क्या होता है? त्वचा में जलन होता है। क्या कहता है? जलन होता है। इसके जलन को कम करने के त्वचा पर बेकिंग सोडा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा लगाया जाता है। और बेकिंग सोडा को बनाने में टार्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को बनाने में किसका प्रयोग, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जिस चींटी जब काटता है तो कौन सा अम्ल स्रावित कर देता है? फॉर्मिक अम्ल स्रावित करता है, जिसके कारण क्या होता है? त्वचा में दर्द और जलन होने लगता है। और इसके दर्द और जलन को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, और बेकिंग सोडा का बनाने के लिए हम अभी तक पढ़े किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टिक अम्ल का प्रयोग किया। और टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगुर में पाया जाता है। बेकिंग सोडा लगाया जाता है। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। तो ठंडी जलवायु में क्या होता है? जम जाता है। तो पूछेगा ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में किसे जाना जाता है? एथेनोइक अम्ल को। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। नाम से ग्लेशियर से मिलता जुलता नाम है। तो ये क्या ठंडी में क्या होता है? जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। ठंडी में क्या होता है? जम जाता है। तो एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ये क्या होता है? ठंडी में जम जाता है। भस्म, अब अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या है? भस्म। भस्म एक ऐसा है जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण और जल देता है। अम्ल से प्रतिक्रिया करके भस्म क्या होता है? लवण और जल देता है। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब अम्ल और भस्म बीच अभिक्रिया कहलाता है, कौन सा अभिक्रिया होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कर। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के स्वरूप ही लवण और जल बनता है। और यह इसे क्या कहते हैं? भस्म कहलाता है। और यह ऐसा है कि जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण और जल देता है। तो पूछे क्वेश्चन, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। बॉन्स्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह योग जिसमें प्रोटॉन करने की क्षमता हो। तो लोरी का सिद्धांत क्या था? अम्ल के लिए ये अम्ल एक ऐसा है जो दूसरे को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। दूसरे को मतलब प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता था। भस्म क्या था? खुद प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। मतलब इसमें क्या करता था? भस्म वह पदार्थ यौगिक है जो खुद इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, उसे भस्म कहता है। ये सिद्धांत लोरी का सिद्धांत के अनुसार था। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार भस्म हुआ है जो इलेक्ट्रॉन की एक निजन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो लुईस क्या कहता था? अम्ल वह पदार्थ है जो एक जोड़ी निजन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति रखता था।
इलेक्ट्रॉन की निजी जोड़ी प्रदान करने, इसमें भस्म क्या करता है, ये दूसरे को प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो अम्ल क्या करता है, एक जोड़ी निर्जल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता था और भस्म त्याग करने की क्षमता रखता था। ये लुईस के सिद्धांत के अनुसार था। भस्म दो प्रकार, एक जल में विलय भस्म होता है, वैसा भस्म जो जल में विलय होता है उसे क्षार कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहते हैं, क्षार। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे ये लाल निष्पन्न पद को क्या करता है, नीला करता है। तो क्षार क्या करता है, लाल निष्पन्न पद को नीला करता है। अम्ल क्या करता था, नीला निष्पन्न पद को लाल कर देता था। और भस्म क्या होता है, क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और फिर इसका जो अनुभव हम लोग करेंगे, क्षार का अनुभव करेंगे पृथ्वी के किस जीव के किस भाग में करेंगे, पिछले भाग में। क्योंकि जीव पे जो स्वातिलियों कड़वा दूसरा कड़वा है, कड़वा वो तीखा से संबंधित है, ये कड़वा दूसरा है। तो क्षार का तो उपयोग तीखा थोड़ी लगता है, करवा लगता है, करवा कस्वा टाइप का लगता है। वही करवा मतलब कसवा टाइप बोल चाल हम समझ सकते हैं। करवा एक ही मतलब खाना, कोई भी खाना तो करवा लगता है, मतलब कसेटा टाइप का लगता है मतलब। तो जीव का जो पिछला भाग होता है करवा स्वाद उत्पन्न करता है और अगला भाग क्या करता है, मीठा स्वाद करता है। तो जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, OH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है, क्षार का उदाहरण है। ये सब क्या है, जल में घुलनशील क्षार है। OH माइनस वाला जितना भी होगा लगभग आ जाता है क्षार में। NOH जल में वो विलय भस्म कौन सा है, तो वह ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। देखो लवण और जल वही भस्म बनाता है जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में घुलनशील होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, लोह ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ये सब क्या है, जल में अविलय भस्म है, जल में अविलय भस्म है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और NaOH जल में घुलनशील क्षार का उदाहरण है। और जबकि CuOH का होल 2, जिंक ऑक्साइड ZnO, FeO और Fe2O3 ये सब क्या है, जल में अघुलनशील भस्म का उदाहरण है। कुछ प्रमुख भस्मों का उपयोग, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 घरों में चूना पोतने में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसका उपयोग घर में क्या कहते हैं, चूना पोतने में कहते हैं। गारा और प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं। चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में भी भस्म का उपयोग किया जाता है। जल को मीठा बनाने में भी भस्म का उपयोग किया जाता है। हाँ, बुझा हुआ चूना पानी साफ करने के लिए नहीं किया जाता है, बुझा हुआ चूना का। और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ करते हैं, चूना पोतने में करते हैं, गारा और प्लास्टर बनाने में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं, चमड़ा के ऊपर को बाल साफ करने में करते हैं, और जल को मीठा बनाने में करते हैं, और अम्ल के जलन को कम करने के लिए मरहम पट्टी का उपयोग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इन सभी चीज़ों में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं। मुख्य रूप से मरहम पट्टी में, पेंटिंग करने में, मतलब पुताई करने में, और ब्लीचिंग पाउडर में, और चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में किया जाता है। ये सब याद रखना पॉइंट। अब कास्टिक सोडा जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम को साफ करने में भी किया जाता है, दवा बनाने में भी किया जाता है, कपड़ा और कागज बनाने में भी किया जाता है, कारखानों को साफ करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसमें पूछा जाएगा कि किस भस्म का, जल में घुलनशील भस्म का, किस क्षार का प्रयोग हम दवा के रूप में करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसे हम लोग कास्टिक सोडा होता है, इसका उपयोग साबुन बनाने में जनवे करते हैं, साबुन बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम को साफ करने में, दवा बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, और कपड़ा और कागज बनाने में भी, और कारखानों को साफ करने में। अब है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र भी याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका सूत्र होता है MgOH का होल 2। यह पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, पेट की एंटासिड के रूप में
उपयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। इसका स्रोत MgOH का होल2 होता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वसन विशेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। मतलब जिस यंत्र के द्वारा जो यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसको जो हम जांच करते हैं शराब पिया है कि नहीं पिया है, तो जिस यंत्र के द्वारा हम लोग उसका जांच करते हैं वह अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर ही कार्य करता है। लवण क्या है? ये अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। और हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है। सोडियम ऑक्साइड क्या है? भस्म है। भस्म और हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है। दोनों का क्या करने से क्या बनता है? NaCl जो सोडियम क्लोराइड। और नमक क्या है? एक लवण का उदाहरण है। NaCl एक लवण का उदाहरण है। उसके बाद H2O जल बना। तो याद रखना नमक किसका उदाहरण है? लवण का उदाहरण है। तो इसीलिए समुद्र का पानी कैसा होता है? लवण युक्त होता है। क्या होता है? लवण युक्त होता है। कुछ प्रमुख लवणों का उपयोग, जैसे हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, ऐसे रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, शुद्ध NaCl होता है। इसका उपयोग खाना के रूप में करते हैं और अचार के परिरक्षण में भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब जब हम लोग अचार बनाते हैं उसमें भी अधिक मात्रा में नमक का उपयोग करते हैं ताकि जीवाणु सब पनप नहीं पाए। और घुलनशील अवस्था में क्या होता है? ये जल विद्युत का सुचालक होता है। और जलीय अवस्था में क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। NaCl क्या है? क्योंकि Na+ अलग होता है, Cl- अलग हो जाता है। खाने का सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो सूत्र भी याद रखना। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। और खाना खाने के बाद बाय कर दिए NaHCO3। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। खाने का सोडा कहते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने में इसका भी उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी उपयोग हम लोग पेट की अम्लता को दूर करने में करते थे। और बेकिंग सोडा का भी उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में और अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। याद रखना पेट की अम्लता में 2 चीज़ का जिक्र आया है। पेट की अम्लता में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो पुराना हो गया, कभी कभी ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो क्या देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट दिया रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका भी उपयोग हम लोग पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं। और अग्निशामक यंत्र में वैसे तो कौन सा गैस का प्रयोग किया था? CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया था। और उसके साथ किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का भी उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा बोलते हैं। तो धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2। Na2CO3 × 10H2। इसका कभी-कभी 10H2 हटा के दिया जाता है, सिर्फ Na2CO3 दे देगा। तो इसका उपयोग कपड़ा धोने में करते हैं। तो नाम से ही वाशिंग सोडा है, तो इसका उपयोग क्या करेंगे? कपड़ा धोने में करते हैं। अब कास्टिक सोडा जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है और अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है, वही साबुन। दवा बनाने के लिए भी, दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ा और कागज बनाने में भी किया जाता है। पेट्रोलियम को साफ करने में भी किया जाता है। और साबुन बनाने में भी किया जाता है। अपमार्जक का चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। इस सब का उपयोग किस सब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट, इस पोटेशियम KNO3 इसे उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। इससे चिली सल्फेट का हो जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को चिली सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट को चिली सल्फेट। अब pH स्केल, किसी विलयन की अम्लता और क्षमता को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? pH स्केल। और pH और क्या होता है? -log H+ आयन, -log H+ आयन, -log बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे H+ आयन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की क्षमता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को विलयन का pH कहते हैं। यह परिभाषा नहीं पूछा जाता है। तो ये वैल्यू पूछा जाता है किसी विलयन की अम्लता और क्षमता का जांच किसके द्वारा किया जाता है? pH स्केल के द्वारा किया जाता है। pH यदि pH देने वाले थे सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने दिया था 1909 में दिया था। कब दिया था? 1909 में। यदि किसी विलयन का मतलब pH मान 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 के बराबर है तो कैसा होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? जो जितना मतलब कि और pH स्केल पे 0 से लेके 7 के अंदर
0 से लेकर 14 तक के अंकों को दर्शाया जाता है। टोटल अंक, हाँ पीएच स्केल में टोटल कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 14 तक का अंक होता है। 0 से लेकर 14, तो 0 से लेकर 7, फिर 7 से लेकर 14 तक। तो 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 है तो उदासीन। तो अब कुछ प्रमुख पदार्थों का पीएच मान दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। इसका मतलब लार जो होता है हल्का अम्लीय होता है। हल्का क्या है? अम्लीय होता है, कमजोर अम्ल होता है। मतलब कमजोर, हल्का अम्लीय होता है। लार क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। और जबकि ब्लड जो है हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षार होता है, 7.4। दूध का पीएच मान 6.4। दूध भी हल्का क्या है? अम्लीय। तो दूध का पीएच मान 6.4 और लार का 6.5 था। मूत्र का पीएच मान 6 है। मूत्र का पीएच मान क्या है? 6 है। और लार का 6.4। लार का 6.5, लार का 6.5 और मूत्र का 6। शराब का 2.8 और सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। नींबू का 2.2। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। सिरका का कितना होता है? सिरका 2.4 होता है। शराब का कितना होता है? 2.2 होता है। 2.8। शराब का 2.8 होता है। और नींबू का कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का 2.2 होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और दूध का पीएच मान 6.4 और लार का 6.5। हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच मान परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से लेकर 7.8 के बीच 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो मानव शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। 5.6 से क्या होता है? कम होता है। कभी कभी 5.6 दे देगा, कभी कभी 5.5 दे देगा, 4 वैसे। तो ऐसे वर्दी वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो रहा है, इसका मतलब कौन सा वर्षा है? अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा का प्रभाव क्या होता है? दुष्परिणाम, मिट्टी मृदा भी प्रदूषित होता है, जल भी प्रदूषित होता है और बहुत सभी जीवों के लिए भी ये खतरा पैदा करता है। और अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण होता है। NO2 SO2 NO2 के कारण। किस अम्ल के कारण? तो सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल के कारण वर्षा होता है। तो किस गैस के कारण पूछा जाता है? SO2 NO2। और किस अम्ल के कारण? तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल के कारण अम्लीय वर्षा होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दांत क्षय होता है। यदि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो दांत क्या होता है? झरना शुरू हो जाता है। क्या होता है? झरना शुरू हो जाता है। तो हमारा दांत झरना कब शुरू होता है? जब दूध का मतलब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। और जब अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है। तो दांतों का इनामेल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फेट नामक खनिज पाया जाता है। और इनामेल हमारे शरीर का सबसे क्या है? कठोरतम पदार्थ और दांतों को जो मजबूती प्रदान करता है कौन सा करता है? इनामेल नामक पदार्थ करता है। और दांतों का जो सफेद रंग दिखाई पड़ता है इनामेल के कारण नहीं दिखाई पड़ता। यह जल में नहीं घुलता है। इनामेल क्या होता है? जल में नहीं घुलता। यदि जल में घुलता तो क्या होता? कितना बार हम सब जो है दंतहीन प्राणी हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? दंतहीन, एक साथ दांत सब चला जाता पेट में, खत्म। दंतहीन प्राणी हो जाता। अच्छा, चाय पीने के बाद पानी काहे नहीं पीता? लेकिन मुंह का पीएच मान 5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। मतलब दांत जो झरना शुरू होता है 5 से कम होने पर। तो हम लोगों का जो ये चैप्टर था अम्ल, भास और लवण, ये टॉपिक क्या आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में।